नमस्कार, आईडी टीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। आपके बीच एक बार फिर मैं अंजलि भूले बिसरे लीडर्स की दूसरी कड़ी लेकर हाजिर हूँ। झारखंड के गठन को 25 साल पूरे होने वाले हैं। बड़े संघर्ष और लंबी लड़ाई के बाद झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था। और जब भी हम झारखंड आंदोलन की बात करते हैं तो याद आते हैं वो 2-2 और 3-3 दिन के बाद धरना प्रदर्शन, जुलूस और रेल रोको आंदोलन। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले संगठन आजसू के तेवर और इसके तेवरबाज नेताओं को कौन भूल सकता है। इन्हीं आंदोलनकारी नेताओं में एक है विनोद भगत। विनोद भगत ने झारखंड आंदोलन की लंबी लड़ाई लड़ी। ये विनोद भगत और उनके साथियों का ही संघर्ष था कि 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आजसू के नेताओं को बुलाकर बात की। तब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को पूरे देश ने जाना। परंतु झारखंड अलग राज्य गठन के कुछ सालों बाद विनोद भगत राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गए। 2-2.5 साल पहले एकाएक विनोद भगत अखबारों की सुर्खियां बने। कारण था विनोद भगत की एक तस्वीर मीडिया में आई जिसमें उन्हें मोरहाबादी मैदान में सब्जी बेचते देखा गया। ये चौंकाने वाली तस्वीर थी। दरअसल झारखंड ने कई राजनीतिक उठापटक देखे। किसी की राजनीति चल निकली तो किसी को सत्तासीन होने का मौका मिला, लेकिन झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए शुरू हुए अभियान के नायक रहे विनोद भगत को सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते देख सभी हैरान रह गए। 1980 और 90 के दशक में बंद और प्रदर्शन के कारण जेल जा चुके विनोद कहते हैं कि भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाने से बेहतर सब्जी बेचकर गुजारा करना है। लोग बोलते हैं कि व्यक्ति रुक सकता है लेकिन समय नहीं रुकते। तो हम लोग चाहते जरूर हैं एज ए विनोद भगत का जो इतिहास है उसके हिसाब से जनता चाहती है कि विनोद भगत सामने हाउस में आकर के हमारा नेतृत्व करें। लेकिन यहाँ जो चुनावी इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर में कई खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी है धन शक्ति की। यहाँ के लोगों की जो हालत दयनीय है, अगर इसको सुधारने के लिए फिर से एक बार आंदोलन नहीं हुआ या यहाँ की जनता राजनीतिक रूप से सचेत नहीं हुई, चुनाव में अच्छे नेतृत्व को चुन करके नहीं भेजी, तो ऐसी स्थिति में झारखंड का विकास और झारखंड अलग राज्य बनाने का जो मकसद था वो धरा रह जाएगा और ये जो है निरर्थक साबित हो जाएगा। इस दिशा में हम लोग चाहते हैं कि राजनीतिक विकल्प बनाया जाए और इसको बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें कई तरह के विकल्पों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के संस्थापकों में एक विनोद भगत 2 साल पहले तक मोरहाबादी में हर दिन सड़क किनारे सब्जियां बेचते रहे। फुर्सत मिलने पर वे झारखंड के खनन क्षेत्र को लेकर रिसर्च करने में जुट जाते। आज हम आपकी मुलाकात झारखंड आंदोलन के इस नायक से कराने जा रहे हैं। आपको आज विनोद भगत खुद बताएंगे कि वे इस हालत में कैसे पहुंचे और अब आगे क्या करें। इस वक्त हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी विनोद भगत हैं। जो भी व्यक्ति झारखंड आंदोलन से परिचित होगा वह इनके नाम से भी जरूर परिचित होगा ही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, इस कार्यक्रम में, जिसमें हम झारखंड आंदोलन से जुड़े जो पुराने नेता हैं, जो कि आज के जो मुख्य धारा है, जो कि मुख्य राजनीति है, उससे दूर हो चुके हैं, उनसे हम जाकर मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आज की जो राजनीति है, आज की जो परिस्थिति है, उसे किस प्रकार से देख रहे हैं और उनका जीवन किस प्रकार है। आप लंबे समय से झारखंड आंदोलन में जुड़े रहे थे, आप लोगों की उपज है झारखंड आंदोलन। आज का जो राजनीति है, आज का जो झारखंड है, 24 साल राज्य बनने के बाद संतुष्ट हैं उस झारखंड से? आप लोगों ने खुद इस झारखंड को बनाया, लिया, संतुष्ट हैं आज के झारखंड से? देखिए, झारखंड आंदोलन जिस उद्देश्य को लेकर के किया गया और झारखंड अलग राज्य का निर्माण जिन कारणों से कराया गया, आज 24 साल के बाद ये देखने में प्रतीत हो रहा है कि अलग राज्य जिन कारणों से बनाया गया उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि राजनीतिक शक्तियों के द्वारा अलग राज्य बनाने का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। और इन सब चीज़ों को जब हम लोग गौर कर रहे हैं तो 24 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा
कालखंड है, एक बड़ा अंतराल है, बड़ा समय है। 24 साल गुजर जाने के बाद झारखंड का विकास जिस तरह से होना चाहिए था, यहाँ के लोगों के पहचान और अस्तित्व का, यहाँ के लोगों के जीवन शैली का, यहाँ के लोगों के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विकास का, यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार का, यहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई में, यहाँ के लोगों को अन्य सारे क्षेत्रों में भी संपन्न होना चाहिए था, जिस तरह से वो नहीं हो पाया है। और आगे बढ़े तो 89 में अलग राज्य का संदर्भ में जब भारत सरकार वार्ता शुरू की तो BS लाली ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसमें होम मिनिस्ट्री में हुआ करते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी BS लाली के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसमें भारत सरकार, राज्य सरकार और आंदोलनकारी 3 पक्षों के लोगों को रख करके एक कमेटी बनाया गया और उसको 6 महीने के अंदर में ही रिपोर्ट देना था। और वार्ता में यह तय हुआ था कि ये कमेटी जब रिपोर्ट दे देगी तो उसके हिसाब से जो रिपोर्ट में सरकार को सजेस्ट किया जाएगा, सरकार उस तरह से राज्य का निर्माण कराएगी। लेकिन 89 के बाद 6 महीने के बाद भी जब कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया तो हमारे पास उस समय आंदोलन में, अलग राज्य का आंदोलन में, वो जो झारखंड विषयक समिति बना था, उस विषयक समिति के रिपोर्ट को पब्लिक्स कराने के लिए हमको कई बार आंदोलन को और विस्फोटक बनाना पड़ा था। इस प्रक्रिया के दरमियान में 89 के बाद 90 आया, फिर 91 आया, 92 आया, इस तरह से साल दर साल गुजरते गए। लेकिन 89 के बाद 90 में भी चुनाव हुए, फिर 91 में चुनाव हुए, 92 में भी चुनाव हुए। लगातार उस बीच में भारत देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी थी। उसके कारण देश में कुछ रक्षा सौदा के कारणों से देश में एक राजनीतिक रूप से उथल पुथल मचा हुआ था और देश में BP सिंह जैसा अभी प्रधानमंत्री बनने का, कोalition गवर्नमेंट, इतना बड़ा कोalition था, BP सिंह जैसे भी प्रधानमंत्री को आने का मौका लगा। लेकिन हम लोग का आंदोलन का दबाव ऐसा था कि BP सिंह ने भी इस आंदोलन को नोटिस किया और BP सिंह भी हमारे आंदोलन के साथ कोई जस्टिस करने के लिए वार्ता किए और हमको लग रहा था कि BP सिंह काफ़ी ही जो है खुले दिल वाले व्यक्ति हैं और वो जरूर हमारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन उनकी सरकार भी बहुत लंबा नहीं चल पाई। आपने झारखंड आंदोलन से पहले भी एक पार्टी बनाई थी, झारखंड पीपल्स पार्टी, बाद में भी एक पार्टी आपने बनाई थी, उस पार्टी के बारे में जरा बताइए। देखिए, अलग राज्य होने से पहले हम लोगों ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बोल करके एक संगठन, छात्र संगठन का गठन किया और उस समय असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू बोल करके एक छात्र संगठन बन करके असम में जो गैर असमिया या गैर भारतीय लोग जो घुसपैठ करके वहाँ नागरिकता हासिल कर रहे थे, जिसके खिलाफ में असम में एक बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था। और आसू के आंदोलन के बाद से असम गण परिषद का गठन करके असम में विधानसभा में, असम में सरकार में असम गण परिषद आई थी। उसमें छात्र आंदोलन के अग्रणी लीडर जो थे वो लोग मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और कई ऐसे मंत्री बन करके असम में एक लोगों के विश्वास और इच्छा और आकांक्षाओं के हिसाब से काम करने का कोशिश किया था। झारखंड में भी करीब करीब उसी तरह का एक विचारधारा छात्रों के अंदर में दिखाई देता था और लोगों का ये मानना था, छात्र ये मानते थे कि यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक क्षेत्रों में विकास के लिए अलग राज्य का गठन जरूरी है। इसलिए छात्र यहाँ पर अग्रणी भूमिका निभाने के लिए ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आसू के तहत गोलबंद होकर के हम लोग के नेतृत्व में, और मैं उसमें आज अध्यक्ष भी रह करके उसका संचालन किया, हमारे नेतृत्व में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाए और उसका नतीजा ये हुआ कि राजनीतिक रूप से
यहाँ के छात्रों में एक परिपक्वता आई थी और ऐसा लगता था कि अलग राज्य बनने के बाद यहाँ के लोगों को विकास का अवसर मिलेगा। जब अलग राज्य के गठन का समय नजदीक आने लगा, स्थिति अलग राज्य के निर्माण की तरफ बनने लगी। एक्चुअल 1987 में हम लोगों ने 72 घंटे का झारखंड बंद किया था। 72 घंटे का झारखंड बंद के बाद 1989 के आते आते भारत सरकार झारखंड आंदोलन के दबाव में आ चुकी थी और एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी कि उस समय कांग्रेस के भारत में सरकार थी और तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे और उस समय गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह थे पंजाब के। चूंकि बूटा सिंह का कहना था कि मैं खुद गरीब परिवार से आता हूं, इसलिए मुझे हमदर्दी है और मैं चाहता हूं कि भारत देश के अंदर में झारखंड अलग राज्य को एक राज्य का दर्जा मिले और यहाँ के लोगों को विकास का अवसर मिले। उन्होंने वार्ता का शुरुआत किया और 1989 में झारखंड वार्ता की शुरुआत हुई और भारत देश की आज़ादी के बाद 1956 में अलग राज्य का जो गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था भारत देश के अंदर में, उसमें झारखंड अलग राज्य का विषय भी रखा गया था। लेकिन उस समय के राज्य पुनर्गठन आयोग ने 3 कारण से झारखंड अलग राज्य के विषय को नकार दिया था। तो हमारे पास सिवाय आंदोलन का और कोई दूसरा उपाय नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जब हम यहाँ आंदोलन किए और 1989 में कांग्रेस की सरकार ने वार्ता की शुरुआत की, तो हमको ये लग रहा था कि एक नया उपलब्धि झारखंड के लोगों को मिलने जा रहा है और इस उपलब्धि को हम लोग ये चाहते थे कि एक अच्छे दिशा दे करके यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए इस अलग राज्य की जो स्वायत्तता होगी, उस स्वायत्तता से हम यहाँ के लोगों का विकास करेंगे और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े भी। फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, उस समय भी हम आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के दरमियान में हम लोगों ने जो दबाव बनाया था, उस समय एसबी चौहान भारत देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने पुणे से उस समय बयान दिया था कि झारखंड आंदोलन का एक ही समाधान है, अलग राज्य का निर्माण। एसबी चौहान जो कि होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भारत सरकार और उसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। संजोग से उस समय जो सरकार कांग्रेस की थी उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था और संजोग से उस समय हमारे पास 4 सांसद भी हमारे झारखंड से जीत करके झारखंड नामधारी दलों से गए हुए थे और 4 ही वोट की जरूरत नरसिम्हा राव जी की सरकार को बहुमत जुटाने के लिए पड़ी थी और तब नरसिम्हा राव जी के जो मिनिस्ट्री में एसबी चौहान थे, उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए अलग राज्य के बारे में जो टिप्पणी की थी कि अलग राज्य का गठन जो है आंदोलन, झारखंड आंदोलन के निदान के लिए जरूरी है, उस समय राज्य बन सकता था। तो ऐसे जब राज्य बनने की जो प्रक्रियाएं आती गई, आंदोलन बढ़ता गया, तब हमारे सामने एक रास्ता था कि या तो हम छात्र आंदोलन के रूप में ही इस आंदोलन को चला करके आगे कोई दूसरे पार्टी में अपने आप को हम लोग मर्ज कर लें, या हम लोग राजनीति में नहीं आकर के किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा सरकार बनवा लें और उस सरकार को हम लोग गाइड करें और चलाएं और यहाँ के लोगों का विकास करें। तो या फिर खुद हम लोग राजनीतिक पार्टी बना लें और उस राजनीतिक पार्टी से हम लोग जाएं और लोगों के बीच जा करके चुनाव लड़के जीत करके जनता का विश्वास प्राप्त करके आके सरकार बना करके अलग राज्य बना करके और सरकार चला करके अलग राज्य के सरकार से लोगों के हितों के लिए काम करें। ये 2-3 विकल्प हमारे पास थे। हम लोगों ने कोशिश किया कि पहले जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको एकजुट करें और उनको एकजुट करके हम लोग उनको गाइड करें और उनके बैनर से चुनाव लड़ा जाए और हाउस में जा करके अपनी बातों को रखी जाए। लेकिन उसमें भी हमें कामयाबी नहीं मिली। बिखराव क्षेत्रीय पार्टी में बहुत ज़्यादा दिखता था
और राष्ट्रीय पार्टी की जो भागीदारी थी वो भी बहुत विश्वसनीय तरीका से दिखाई नहीं देती थी। वो क्षेत्रीय पार्टियां कौन कौन सी थी, किसी का नाम आपको अभी याद उस है? समय झारखंड पार्टी पुरानी पार्टी में से थी, क्योंकि झारखंड पार्टी जो जयपाल सिंह मुंडा के थे, तो जयपाल सिंह मुंडा जब कांग्रेस में चले गए थे तो उसके बाद एनी होरोजी उस पार्टी का नेतृत्व करते थे, तो एनी होरोजी थे उस पार्टी के अध्यक्ष। फिर 74 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा थी। तो इन पार्टियों से हमारा लगातार वार्तालाप होता था, लेकिन राजनीतिक कारणों से ये लोग छात्र आंदोलन से दबाव में तो रहते थे, लेकिन छात्र आंदोलन को राजनीतिक तरीके से कमजोर बना करके खुद अपना प्रभुत्व बना करके राजनीति में हावी रहना चाहते थे ये लोग। तो हमारे लिए ये जो पहला विकल्प था कि सबको मिला करके जो क्षेत्रीय दल हैं और राष्ट्रीय दल भी जो हमारे विचारधारा के हैं, ऐसे लोगों को मिला करके हम लोग राजनीति को आगे बढ़ाएं, ये संभव नहीं हो पाया। दूसरा तरीका था कि जो और ऐसे लोग हैं जो राजनीति में सक्रिय रूप से आगे हैं या आगे आकर के काम करना चाहते हैं, उनको सामने ला करके काम करें। हम लोग उसके लिए भी प्रयास किए, लेकिन जब वो नहीं संभव हो सका तब हम लोगों ने झारखंड पीपुल्स पार्टी के रूप में एक जेपीपी का गठन करने का निर्णय लिया था, और इसको बाकायदे मैं चुनाव आयोग में जा करके इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया था, और उससे हम लोग कई चुनाव लड़े भी थे। और जेएमएम के साथ एक कोशिश हम लोगों ने किया था कि जेएमएम के जो उस समय के शिबू सोरेन हुआ करते थे, वो काफी हमारे साथ अपना तालमेल बना के रखते थे, और चूंकि झारखंड वार्ताओं में कई बार हमारी जो अग्रणी भूमिका हुआ करती थी, हमारा चूंकि प्रभावशाली पकड़ जनता में था, जिसके चलते हमारा जो दबाव जनता के अंदर में बनता था, उसके चलते राजनीतिक पार्टी के रूप में जेएमएम जो है कई बार ये कोशिश करती थी कि हम आजसू के नेताओं के साथ मिलजुल करके काम करें और आगे बढ़ें। हम लोग एक अवसर जो है इस रूप से ढूंढा था और जेएमएम के साथ कोशिश किया था साथ में चलने का, लेकिन संजोग दुर्योग ये देखा जाए कि पता नहीं ये उस समय के नेतृत्व में परिपक्वता की कमी कहा जाए या समझदारी की कमी कहा जाए, वो तालमेल ज़्यादा दिनों तक बन के रह नहीं पाया और वो लंबा चल नहीं पाया। लेकिन अगर वो चला होता तो आज झारखंड में हमारी सरकार बन गई होती और झारखंड की जनता को आज जितना परेशानी हो रहा है अलग राज्य बनने के 24 साल में, ये परेशानी नहीं होती। तो मैं जब शुरू किया था आंदोलन तो व्यक्तिगत रूप से मैं यूथ में अकेला पार्टिसिपेट करके इस आंदोलन को आगे ले चलने की कोशिश कर रहा था। फिर धीरे धीरे मेरे साथ लोग आते गए और फिर एक कारवां बन गया, एक बड़ा जन सैलाब बन गया। और उस दरमियान में मैं 2 बार भूख हड़ताल किया। 2 बार? हाँ, एक बार आप तब स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के? हाँ, स्टूडेंट थे, आजसू के ही लीडर थे। अच्छा। और आजसू के लीडर के रूप में मैंने 2 बार भूख हड़ताल किया, और वो भी हमारी मांग थी कि झारखंड विषयक समिति जो बीएस लाली के चेयरमैनशिप में जो रिपोर्ट बना हुआ था, जो भारत सरकार को सबमिट हो गया था, लेकिन भारत सरकार उसको पब्लिश नहीं कर रही थी। 89 की बात? हाँ, 89 की बात की बात। 89 के बाद हाँ, की बात। तो हमने उसको हाउस में पार्लियामेंट के अंदर में झारखंड विषयक समिति को रखने के लिए दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल किया था, और वो करीब 10 दिन का हमारा भूख हड़ताल था। और फिर दोबारा करीब 15 दिन का भूख हड़ताल हमने किया। पहली बार जब हमने भूख हड़ताल किया तो फिर दिल्ली से वार्ता की बुलावा आया, और फिर गृह मंत्रालय में वार्ता हुई और विषयक समिति का रिपोर्ट था, उसको पब्लिश करने का
कमिटमेंट किया गया और वो रिपोर्ट पब्लिश हुई कि उस रिपोर्ट के आधार पर जो सुझाव दिए गए थे, 3 सुझाव, एक तो कि स्वायत्त परिषद बनाया जाए, दूसरा केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, तीसरा पूर्णतः अलग राज्य बनाया जाए। तो हमने इस रिपोर्ट के आधार पर समाधान ढूंढने के लिए, दबाव बनाने के लिए जो भूख हड़ताल किया था, उसमें हमारे साथ डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो बुद्धिजीवी के रूप में हम लोग के साथ थे, वो भी उसमें दोबारे जो हमने भूख हड़ताल किया था उसमें वो भी साथ में थे। और उसके साथ मेरे 5-6 लोग उसमें हम लोग भूख हड़ताल में साथ में थे। एक देवशरण भगत थे, वो एक संजय जी थे। लेकिन उसके बावजूद मुख्य धारा में आज तक नहीं आ पाए हैं। ये यहाँ के लिए, झारखंड के लोगों के लिए और झारखंड के विकास के लिए एक बड़ी समस्या है और एक बड़ा सवाल है। एज ए विनोद भगत, राजनीति में हमको आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सही दिशा राजनीतिक रूप से लोग नहीं दे पा रहे हैं। जिन नेताओं को चुन करके लोग भेज रहे हैं, उनके पास वो योग्यता की कमी है, उनके पास वो समर्पण का अभाव है, उनके पास वो परिपक्वता की कमी है, जिसके चलते दिशाविहीन झारखंड चल रहा है। सरकारें बनती है, सरकार काम करती है, 5 साल गुजर जाते हैं, फिर चुनाव आता है। ऐसे करके 24 साल गुजर गए हैं और अभी तुरंत चुनाव भी आने वाला है। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर इस बार के चुनाव में भी अगर झारखंड की जनता कोई नया दिशा तय नहीं कर पाएगी तो झारखंड का विकास संभव नहीं है। झारखंड के लोगों के लिए इस राज्य के बनाने का जो अर्थ था, वो अर्थ सार्थक नहीं हो पा रहा है। हम लोग को पूरी तरह से घर द्वार छोड़े हुए थे। हम लोग जितने लोग थे हॉल टाइमर थे, मतलब सिर्फ आंदोलन के सिवाय में हम लोग का कोई और दूसरा काम ही नहीं था। मतलब मीटिंग करना, लोगों से मिलना, जाना आना, ये करना वो करना, और मीटिंग और रैली डेली हुआ करता था, रोज। और इतने बड़े झारखंड में कभी छोटा मीटिंग, कोई गांव का मीटिंग, कोई कस्बा का मीटिंग, कोई शहर का मीटिंग, कोई जिला का मीटिंग, कोई क्षेत्र का कमिश्नरी का परमंडलीय मीटिंग, कोई सेंट्रल मीटिंग, कोई सम्मेलन। तो इस तरह के अंधाधुंध मीटिंग, इतने मीटिंग की हम लोग, जहाँ भी लोग नहीं समझ रहा है कि झारखंड क्यों चाहिए या झारखंड के समर्थन में क्यों आना है, तो वहाँ पर मीटिंग, मतलब हर जगह मीटिंग। तो इसके चलते हम लोगों को सिर्फ मीटिंग के सिवाय और आंदोलन के सिवाय और कुछ नहीं करने का समय नहीं मिलता था। मतलब सवेरे हम लोग उठते थे तो जूता पहन लिए, कपड़ा पहन लिए, तो वो फिर कब खोलेगा, रात में खुलेगा कि 2 दिन बाद खुलेगा कि 5 दिन बाद खुलेगा, वो हम लोग को भी पता नहीं होता। पुलिस से भी नोकझोंक होते रहता होगा। हाँ, इस बीच पुलिस और हम लोग का आँख मिचौली चलता था। अच्छा, कहीं कहीं अरेस्टिंग भी होता था। तो अरेस्टिंग जब होता था तो हम लोग, पुलिस से भी हमारा मुठभेड़ होता था, क्योंकि पुलिस से हमारा कहना था कि हम मिलिटेंट नहीं, इसलिए हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं करो। दूसरा है, हमारा काउज के लिए हमारा आंदोलन है, जिस दिन मेरा काउज पूरा हो जाएगा हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंदोलन को गलत नज़र से और दमन करने के नज़र से आप नहीं देखो। अगर उस तरह से आप कार्रवाई करेंगे तो पुलिस प्रशासन को हमको झेलना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन इसमें उसको मुश्किल पड़ जाएगा। तो नतीजा भी था कि चूँकि जब हमारा ओपन रैली होता था तो हमारे पास लाखों छात्रों का रैली होता था। तो लाखों छात्रों की रैली, युवाओं की रैली को फोर्स और पुलिस से तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। या तो पुलिस को गोली चलाना पड़ेगा उस मास में, या तो सरेंडर करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या था कि हम क्रिमिनल नहीं थे। राजनीति में इस वक्त सबसे अच्छा कोई नेता आपको नजर आता है, या फिर कोई प्रॉमिसिंग नेता जिस पे लगे कि इसका कोई भविष्य है, या फिर ये झारखंड के भविष्य के लिए बेहतर है? कोई नेता, 81 विधायक हैं झारखंड में इस वक्त। देखिए, संजोग यही है कि 81 विधायकों में और हमारे 14 सांसद हैं यहाँ से,
81 विधायक और 14 सांसदों में कोई भी संवेदनशील विधायक नहीं दिखता, संवेदनशील कोई सांसद नहीं दिखता। वरना विनोद भगत को कौन ऐसा सांसद होगा या विधायक होगा जो नहीं जानता है। लेकिन जो विनोद भगत को नहीं पहचान रहा, जो विनोद भगत को नहीं जान रहा, विनोद भगत को नोटिस नहीं ले रहा, वो संवेदनशील नेतृत्व करता तो नहीं है। और ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि संवेदनशील नेतृत्व का झारखंड में जबरदस्त अभाव है। जबकि राजनीति में कहा जाता है कि एक गांव में अगर कोई खास व्यक्ति है तो उससे भी लोग को मिलना चाहिए, सरकार के प्रतिनिधियों को उससे मिलना चाहिए, विधायकों को उससे मिलना चाहिए और सांसदों को ऐसे लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन आज के दिन में ये चुनाव के अलग राज गठन के 24 साल के बाद ये महसूस मैं बार बार करता हूँ कि जो यहाँ के सांसद 14 हैं और 81 विधायक हैं, उसमें संवेदनशीलता जो नेतृत्वकारी के तौर पर होना चाहिए था, उसकी ज़बरदस्त कमी है। तो इस बार के चुनावी मैदान में विनोद भगत उतरेंगे? निश्चित मौका लगेगा तो उतरेंगे और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये अवसर किस रूप में प्राप्त होता है। विनोद भगत ने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जिन लोगों को चुना था, उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया और कुछ राज्य में मंत्री भी बने। विनोद 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के काउंसलर रह चुके हैं। रांची विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके विनोद भगत धनबाद रेलवे स्टेशन में असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर थे। अपने इस गुमनामी की जिंदगी को लेकर विनोद भगत बताते हैं कि इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए उन्हें 1986 में अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन तब पता नहीं था कि राज्य की ये दशा हो जाएगी। वे कहते हैं कि उन्हें सब्जी बेचने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाने से बेहतर ये काम करना है। 58 साल के विनोद आज भी जोश से भरे नजर आते हैं। विनोद भगत आने वाले भविष्य को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं। वे मानते हैं कि ये जिंदगी का बुरा दौर है जो जल्द ही गुजर जाएगा। वे एक बार फिर से दमखम दिखाने की तैयारी में जुटे हैं। संभव है आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वे विशुनपुर या कहीं और रणभेरी बजाते नजर आ जाएं। तो दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश? हमें जरूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि क्या आप किसी भूले बिसरे लीडर्स के बारे में जानना चाहते हैं। और हाँ, जुड़े रहे IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।